हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू Adda247। भाई अभी हम लोग कुछ देर पहले मिले थे और एक बार फिर से यहां पर मिल रहे हैं क्योंकि तब बात हो रही थी इंग्लिश के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की और अभी यहां बात होने वाली है हिंदू एडिटोरियल सेशन में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स की। यहां पर देखो क्या चीज है, मेरे सामने जो स्क्रीन है वो जैसे ही ऑन होती है वैसे ही मुझे आर्टिकल्स यहां दिखने लगते हैं और मैं उनको पढ़ के आपको समझाने लगता हूं गाइस। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक लेट्स जस्ट से कि आप उस आर्टिकल को खुद नहीं समझोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि मैं आपको जो भी यहां समझा रहा हूं, मैं आपको यहां जो भी बता रहा हूं उसको आप अपने आप से भी एक बार रीएनालाइज किया करो, क्योंकि जब तक आप खुद से रीएनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, चाहे आप जितना भी एडिटोरियल आर्टिकल देख लो। अब देखो ऑब्वियस है कि एग्जाम के आर्टिकल्स अगर आपको जानने हैं, समझने हैं तो एडिटोरियल आर्टिकल के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले कि आज मैं आपको बताऊं कि हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले समझो भाई कि क्या जरूरत है हिंदू आर्टिकल पढ़ने की। जो हम लोग कहते रहते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ब्ला 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 ब्ला, पढ़ने की जरूरत क्या है पहले आप ये समझ लो। देखो पहली बात तो देखो आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसेजेस होते हैं उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का आर्टिकल बहुत यहीं से निकल के आता है। साथ ही में जो पैराजंबल है, बिल्कुल पैराजंबल, हाँ वही जो होता नहीं है आप लोगों से, पैराजंबल का आर्टिकल भी यहीं से आता है। साथ ही में इसके अलावा जो पैराफिलर वाला तगड़ा वाला होता है ना 5-6 लाइन का, बिल्कुल, तो उसके जो 5-6 लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से निकले होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैराफिलर्स नाम की बलाएं जो हैं ये टल जाएं तो जरूर देखना हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। एंड नाउ गाइस लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट आर्टिकल जो कि कल का होने वाला है। कैन वी हैव द आर्टिकल्स गाइस? ओके, तो भाई कैन वी गो वन स्लाइड बैक, तो इसका नाम मैं दिखा सकूंगा सब लोगों को। Yes, the article is that sinking feeling। भाई आप लोग जानते ही हैं कि कल शुभ मुहूर्त नहीं निकला था हिंदू एडिटोरियल को लॉन्च करने का, तो कोई बात नहीं, आज हमने शुभ मुहूर्त निकाल दिया है। वेल दैट सिंकिंग फीलिंग, ठीक है, यानी कि डूबने वाली फीलिंग। अब ऐसा डूबने वाली फीलिंग देखो क्या है ना, कुछ लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो सोचेंगे सर डूबने वाली फीलिंग क्या मतलब, कि स्विमिंग नहीं आती थी? अरे भैया यहां पर डूबने वाली फीलिंग की बात नहीं हो रही है, ये एक बहुत ही किस्म असमंजस वाली फीलिंग है, समझे? दैट सिंकिंग फीलिंग मींस असमंजस वाली फीलिंग। चलो अब देखते हैं क्या दिया है आर्टिकल में, आगे बढ़े। Now, Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day address, spoke triumphantly about how demonetization drove above rupees 3 lakh crore of unaccounted money into the banking system। अब देखो क्या चीज है भाई, प्रधानमंत्री जी, अच्छा चलो आप प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है तो ट्राई करते हैं। मित्रों, मैंने 15 अगस्त की स्पीच में आप सभी से कहा था कि डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण 3 लाख करोड़ का पैसा जिसका कोई माँ बाप नहीं था वो बैंकों में आ चुका है मित्रों। So you know what? Well, the Prime Minister during his speech, Independence Day speech, he said that you know what, 3 lakh crore of unaccounted money, you know, which was on no one's name, that it entered in the banking system because of demonetization, right? चलो अच्छा, अब आगे समझते हैं। Now the Reserve Bank of India is still काउंटिंग ओल्ड नोट्स। अच्छा सुनो, इससे पहले कि आगे बढ़े, अनअकाउंटेड कुछ लोगों का देख के यहां पर जो है जब बोलते हैं ना रेमिफिकेशन शायद चल रहा हो कि अनअकाउंटेड, सर अनअकाउंटेड क्या है? अनअकाउंटेड मतलब जिसका मतलब बेसिकली बेनाम किस्म का, ठीक है। अनअकाउंटेड मतलब किसके नाम पे है ये नहीं पता। सो अनअकाउंटेड मींस समथिंग you know what do you say, something about which nobody is taking any responsibility on no one's name। वो आया है ना not in my name, चला था ना कुछ दिन पहले वो ड्रामा not in my name वाला, तो वैसे समझो अनअकाउंटेड मनी, भैया ये पैसा है not in my name, ठीक है, तो मतलब वही समझो। तो दिस इज द केस, अनअकाउंटेड मनी मींस किसका पैसा है कुछ पता नहीं है, देयर इज नो क्लियरेंस ऑन दैट। एनीवे, ट्रायम्फेंटली मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ, ऑलराइट। तो ट्रायम्फेंटली मींस वेरी हैप्पीली, एकदम खुशी के साथ, कुछ सर के साथ या खुशी के साथ। एनीवे चलिए अब आगे समझते हैं। रजत सैनी कह रहे हैं सर आज लेट हो गए, बेटा डेली तो 6 बजे आते हैं, आज 5:15 में आए, तुम कह रहे हो लेट हो गए, जरा चेक कराओ डॉक्टर से। एनीवे अब आगे समझते हैं भाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज स्टिल काउंटिंग ओल्ड नोट्स एंड अनकाउंटेड मनी केसेस
and unaccounted money cases are ongoing. Thus, this number is at best a guesstimate and cannot be taken seriously. अब देखो भाई क्या चीज है, मोदी जी ने ये कह तो दिया कि 3 लाख करोड़ का बेराम पैसा तो हमारे पास आ चुका है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन असलियत में बात यह है कि आरबीआई बेचारे अब तक गिनती में लगा हुआ है, मतलब 5, 6, 7, 8 मतलब वो अब तक गिनती में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सच में आंकड़ा 3 लाख करोड़ का है कि नहीं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हो सकता है उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो ये उन्होंने गेस किया होगा, ठीक है। तो ये उनका गेस एस्टिमेट है, क्लियर एस्टिमेट नहीं है। नाउ अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहां पर। एनीवे, डिपिंग इंडिसेस फॉर द फैक्ट्स turn to mid-year economic survey 2 tabled in parliament deliberately on the last day of the monsoon session, ensuring no discussion. अब देखो क्या चीज है, अगर ये जो पिछली अभी मैंने 3 लाइनें पढ़ी ना, ये मेरे ख्याल से इधर से लेकर इधर तक, अगर ये आपके खोपड़ी के ऊपर से गया बाउंसर के जैसे, कोई चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूं क्या हुआ यहां पर। अब देखो क्या होता है, आमतौर पर हमारे देश में प्रथा बनी हुई थी कि इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन के एक शाम पहले दिया करते थे, लेकिन इस बार से क्या है, हमने वो प्रथा तोड़ दी है। हमने क्या किया, हमने जो है एक जो यूनियन बजट था उसकी ईव को, यानी कि एक शाम पहले हमने बस पार्ट 1 दिखाया था, और अभी कुछ दिनों पहले मॉनसून सेशन के आखिरी दिन हमने पार्ट 2 शो किया है। ओके, सो गाइस, व्हाट यूजुअली हैपेंड इज दैट इकोनॉमिक सर्वे वाज टेबल्ड, इट वाज टेबल्ड on the eve of union budget, but now this time what happened, now the tradition has been broken, and now what happened, just the part 1 of the economic survey was tabled on the eve of union budget, and then part 2 was tabled recently at the end of monsoon session, and the moment and the way it was tabled, it ensured that no discussion can take place। और इतनी चालाकी से पार्ट 2 को टेबल किया गया, सामने लाया गया कि उस पर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं मॉनसून सेशन में। चलो भाई अब आगे समझते हैं। अच्छा, सोनू कह रहे हैं सर लाइव नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं भैया, हमको लग रहा है यूट्यूब से कुछ दिक्कत हो रही है, तुम लोग बात कर लो भाई, हमको लग रहा है ऐसे चलेगा नहीं, बोलो यूट्यूब को है ना चल भाई, हमको लाइव नोटिफिकेशन चाहिए। एनीवे, क्या आई होप गाइस कि इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मुद्दे की बात चल रही है। आगे समझो मुद्दा। The survey states that GDP growth will miss the targeted 6.75% to 7.5%। इस पार्ट 2 में देखो हुआ क्या कि जोर का झटका धीरे से दिया जा रहा है। पार्ट 2 में उसने बहुत ही आराम से बोला है कि भाई देखो, जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है वो जो है मिस होने वाला है, 6.75% टू 7.5% का जो टारगेट लेकर चल रहे थे वो शायद जीडीपी ग्रोथ नहीं मीट कर पाएगा। सो द सर्वे, द इकोनॉमिक सर्वे, द पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे states and it shows very clearly that the GDP growth will miss the target 6.75% to 7.5%। all right, now अब आगे क्या चीज है, this is a massive understatement। अब ये देखा जाए तो ये जो हल्का झटका दिया जा रहा है जोर वाला, ये असलियत में बहुत ज्यादा गड़बड़ी वाली कहानी है। ऑलराइट, सो परहैप्स यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ मैसिव अंडरस्टेटमेंट बिकॉज अ लॉट मोर लॉसेस आर गोइंग टू हैपन। नाउ व्हाई इज दैट? एग्जामिन द कोट फ्रॉम द सर्वे, अ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, जीडीपी, core GVA excluding agriculture and government, the index of industrial production, credit, investment and capacity utilization point to a deceleration in real activity since the first quarter of 2016-17 and a further deceleration since the third quarter. The survey thus confirms that demonetization ambushed a slowing economy। अब देखो भाई, यहां मुद्दा देखो, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी कोई बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी 2016-17 में, और इसीलिए ये जो डीमोनेटाइजेशन है इससे मामला और बिगड़ गया है। क्योंकि अगर हम लोग जीडीपी, जीवीए सबके आंकड़े ध्यान से देखें तो हम लोग ये बात समझ जाएंगे। सो गाइस, ओवर हियर द ऑथर वांट्स टू से दैट द डीमोनेटाइजेशन हैज एक्चुअली स्लोड डाउन an already slow economy, and this can be very clearly understood by taking a look at the facts, at the numbers of GDP, GVA, etc. etc. I hope guys कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखो आज कोई क्वेश्चन नहीं है, आज सीधे मैं आपको आर्टिकल समझा रहा हूं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। Now consequently core GVA, that is private business activity, dropped steeply from 11% in March 2016 to 4% in March 2017।
अब देखो क्या चीज है, अपनी जो कंट्री है ना ये डेवलपिंग कंट्री है, राइट? सो वी लिव इन इंडिया, है ना? ग्रॉस वैल्यू एडेड बहुत बढ़िया रजनीश, बहुत बढ़िया लकी, बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत बढ़िया अमित, चलो बढ़िया। एनीवे, इन लोगों ने बिना पूछे सवाल के जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पूछे सवाल के जवाब भी देते हो कि नहीं। एनीवे, सो देखो क्या है, अपन लोग वी लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है? अपन लोग डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं और हमारी कंट्री के लिए जीवीए जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी के कंपैरिजन में, राइट? सो द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी आर राइट नाउ, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी लिव राइट नाउ, वी आर राइट नाउ, जीवीए इज मोर इंपॉर्टेंट देन जीडीपी, ओके? सो दैट इज private business activity. Now the thing is, the problem is that the GVA that contains the private business activity dropped steeply from 11% in March 2016 to 4% in March 2017. अब देखा जाए तो एक साल में मार्च 2016 से मार्च 2017 तक ये जो GVA है ना ये बहुत तगड़ा वाला गिर गया 11% से सीधे 4% पे, ठीक? और इसमें बिजनेस एक्टिविटी हम लोग कवर करते हैं। एनीवे, मैसिव मतलब ह्यूज, वेरी बिग, गौरी। आप लोगों को जो भी टफ वर्ड्स हैं आप लोग मुझे ऐसे ही लिखते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? नाउ द सर्वे शोज हाउ डीमोनेटाइजेशन डेवस्टेटेड द इनफॉर्मल सेक्टर यूजिंग टू व्हीलर सेल्स एज अ प्रॉक्सी इंडिकेटर। अब देखा जाए तो इस सर्वे से ये समझ में आ रहा है, ये मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 है उससे ये समझ में आ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन से जो हमारी कंट्री का इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, सिर्फ 68% ही फॉर्मल सेक्टर है अपनी इकोनॉमी, 92%, इनफैक्ट अप्रॉक्स 90% ले लेते हैं जो हमारे देश में सब चलता है ना, पैसा भाई खाता, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर है। एनीवे, तो देखा जाए तो इस इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 से समझ में आ रहा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी कि वो देखते हो ना आप लोग बुद्ध बाजार और सोम बाजार और मंगल बाजार, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर, तो जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत तगड़ा वाला जो है झटके में आया है, झटका खाया है। और साथ ही में अब देखा जाए तो प्रॉक्सी इंडिकेटर की तरह हम मान सकते हैं टू व्हीलर सेल्स को, जो कि काफी तगड़े से गिर गई थी। एनीवे, नाउ द थिंग इज दैट यू नो व्हाट, इकोनॉमिक सर्वे वेरी क्लियरली शोज दैट डीमोनेटाइजेशन हैज डेवास्टेटेड और डिस्ट्रॉयड यू नो व्हाट द इनफॉर्मल सेक्टर टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट यूजिंग द टू व्हीलर सेल्स एज अ प्रॉक्सी इंडिकेटर। अच्छा, डेवास्टेटेड का क्या मतलब बताऊं? डेवास्टेटेड मतलब बहुत ज्यादा यू नो क्या बताऊं, नुकसान पहुंचाया बहुत तगड़ा वाला, इट हैज हार्म्ड, ऑलराइट? एनीवे, नाउ इफ यू से समवन इज डेवास्टेटेड मतलब बहुत ज्यादा दुखी है वो, या बहुत गम में है। इफ यू से समवन इज डेवास्टेटेड मतलब बहुत ज्यादा वो सैड है। इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन, इफ समवन इज डेवास्टेटेड मींस दैट गाय इज वेरी सैड और दैट गर्ल इज वेरी सैड, ऑलराइट? नाउ बट आई कैन नॉट सी, इन फैक्ट वी कैन नॉट सी, वी मस्ट नॉट सी अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस एट ऑल। एनीवे, अब आगे समझते हैं। वेल, construction, now let's just say these drop steeply for 2 quarters after demonetization। अब देखा जाए भाई, इनफॉर्मल सेक्टर और टू व्हीलर का सेल जो है जैसे ही 2 क्वार्टर्स पास हुए हमारे भाई, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 होता ना 4 महीने वाले, सॉरी 3 महीने के 4 सेक्टर्स होते हैं। तो जैसे ही डीमोनेटाइजेशन के बाद जो बाकी के 2 क्वार्टर्स बचे थे इस फाइनेंशियल ईयर में, उन दोनों में अगर कुछ नजर आया है तो वो सिर्फ गिरावट ही नजर आई है। सो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन देयर वर 2 क्वार्टर्स लेफ्ट इन द फाइनेंशियल ईयर एंड दोस क्वार्टर्स शोड नथिंग बट अ फॉल ओनली। ठीक है भाई, अब आगे समझते हैं। स्टीपली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा हद तक। अच्छा, शायद ओके, आई थिंक राजीव इज एक्सपीरियंसिंग, ओके नो, आकिब खान इज एक्सपीरियंसिंग बफरिंग प्रॉब्लम, प्लीज यू नो जस्ट चेक आउट, रीलोड कर लो यार एक बार। एनीवे, नाउ कंस्ट्रक्शन विच अब्जॉर्ब्स माइग्रेंट लेबर वाज आल्सो बैडली हिट। अब ऑब्वियस है कि भाई ठेकेदारी करके लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हमारे कंट्री में, तो उसमें माइग्रेंट लेबर यानी कि जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं लेबर बन के वो काम करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यू नो विच इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ अदर स्टेट्स, दैट पर्टिकुलर सेक्टर आल्सो गॉट हिट. Now anyway, the survey thus supports the opposition's argument that Finance Minister Arun Jaitley's record allocation for MG and REGS merely reached displaced migrant workers returning
to villagers and exercising their right to social insurance। अब देखा जाए तो मतलब जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जो मनरेगा को जो अलॉटमेंट एलोकेशन दिया है अरुण जेटली जी ने, ये बस यही दिखा रहा है कि जो गांव के लोग थे, क्योंकि उनको ज्यादा वो पैसा वैसा नहीं बना पाए शहर में, इसलिए वो वापस जुड़ के मनरेगा में आ गए हैं। ठीक है, सो एनीवे, anyway, the opposition guys are pretty much right in their blame that Arun Jaitley's Manrega, allocation is going to be is looking so nice, because the thing is that the people of villages who were not able to find a good job or who were not able to earn well in the cities, they had to go back to their own jobs in villages। चलो, अब आई होप गाइस कि इतना तो समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लिख सकते हैं बैठ गया सर। चलिए, anyway, now demonetization badly affected farmers' incomes, resulting in a loss of demand, lowering food prices। अब देखा जाए तो विमुद्रीकरण से जो फार्मर्स थे बेचारे, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ, साथ ही में जो प्राइसेस थी खाने के, जो वही अलग अलग क्रॉप की जो प्राइसेस थी, वो भी गिर गई थी कुछ टाइम के लिए। सो बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द फार्मर्स इनकम ऑल्सो गॉट रिड्यूस्ड, इट ऑल्सो गॉट हिट, एंड इवन द प्राइसेस, द फूड प्राइसेस, दे ऑल्सो गॉट लोवर्ड। Consequently, the nation that has hit lows below the RBI's targeted band, low nation, in fact nation नहीं है, inflation है, inflation has hit lows below the RBI's targeted band. Low inflation levels come at a human cost. Farmers and those in the informal economy are losing their limited purchasing power. Additionally, hasty implementation of the GST has paralyzed the informal manufacturing sector, which lives on the edge, often saddled with debt। अब देखो क्या चीज है, दो बात समझो। पहली बात ये कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, और उससे इन्फ्लेशन भी जो है, जो लोअर बैंड था, जो लोअर एम था इन्फ्लेशन का, आरबीआई को जो बोला गया था कि इतने से इतने % के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, तो जो लोअर वाला एंड था ना, जो लोअर ब्लेंड था आपका इन्फ्लेशन का, उससे भी नीचे चला गया है इन्फ्लेशन। तो ये एक नुकसान है डिमोनेटाइजेशन का। और दूसरी बात, जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो उतने ढंग से नहीं हुआ है जितने ढंग से होना चाहिए था, और जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत तगड़ा वाला झटका लगा हुआ है। सो गाइस, देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज दैट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द लोअर बैंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, they have been crossed, and the RBI, the target of RBI regarding the lower and the upper band, it has been exceeded in terms for the lower band, means the inflation has got reduced even more than the RBI was actually targeting। And the next point guys, that because of the hasty implementation of GST, manufacturing sector has also taken a hit। ठीक है, तो ये बात यहां तक हुई है। तो आई होप गाइस कि अब तक आपका दिमाग का इंजन मैंने चला दिया होगा, और इस आर्टिकल में क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो आपका बेस समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड, understand and summarize this article and send it to me at saurabh.day@adda247.com। ठीक है भाई, चलो अब समझते हैं हम लोग अगला वाला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन। The next one is Barcelona Horror। अब देखो क्या चीज है, मोस्ट ऑफ अस नो बार्सिलोना फॉर द सॉकर टीम, बट देखो क्या चीज है, बार्सिलोना हॉरर एक बहुत ही तगड़ा वाला वहां पर हमला हो गया। ठीक है, सो देयर हैज बीन अ रीसेंट टेरर अटैक, एंड यू नो व्हाट, इट्स रियली वेरी वेरी पैथेटिक। और मैं ये समझता हूं कि जब तक हम लोग इन इश्यूज को, इन मुद्दों को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक शायद ये इश्यूज सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई this might be uncomfortable issue for some people, and some might say सर ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट देखो क्या चीज है, इनडायरेक्टली आ सकता है, स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द आर्टिकल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। Okay, a vehicular attack to maximize casualties and spread panic is now a well-tested terrorist strategy इन यूरोपियन सिटीज। अब देखो क्या है कि यूरोप में ये ट्रेंड सा बना हुआ है कि भैया एक गाड़ी पकड़ लो और गाड़ी जो है मतलब लेकर के चढ़ा दो लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये उनके लिए एक इस्टेब्लिश तरीका है आतंकवादी हमले का, जहां तक यूरोपियन सिटीज की बात है। सो एज फार एज यूरोपियन सिटीज आर कंसर्न्ड, अ वेहिकुलर अटैक बाय द वे and causing maximum casualties and spreading panic is the best way for terrorists when it comes to European cities. Now, Barcelona became the latest urban center to be so hit when a van
plowed into pedestrians on a busy street, leaving at least 14 dead and more than 100 injured. बहुत ही दुख हो रहा है मुझे आपको बताते हुए, लेकिन बार्सिलोना में भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था जब एक वैन लोगों के ऊपर जो है मतलब चढ़ा दी गई। एकदम भीड़ भाड़ वाला फुटपाथ था। मैं जानता हूं कि आप राइट नाउ जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन आप जिस सिटी में भी रहते होंगे, आपके सिटी में सब किसी की सिटी में कोई ना कोई मार्केट होता है जहां पर बहुत सारे लोग फुटपाथ के ऊपर चल रहे होते हैं, रास्तों पे भी चल रहे होते हैं। एवरी सिटी, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो राइट नाउ, द सिटी इन विच यू आर, राइट? आई थिंक you can understand, and that there has to be a market which is a very busy market in your city, and imagine people walking, people just walking in large numbers in that market, on the footpath, on the road, and people everywhere, and then imagine a van suddenly coming from opposite side and plowing over the people over there. और अब ये सोचो कि आप सामने से एक वैन को देख रहे हो जो कि आ रही है और लोगों के ऊपर चढ़ती हुई निकलती जा रही है, ठीक है? थिंक इट्स अनइमेजिनेबल, इजंट इट? शायद आपने अपनी आंखें बंद कर ली सुनते हुए, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचो कुछ ऐसा ही हुआ असल में बार्सिलोना में। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट यू कैन नॉट इमेजिन। दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड इन बार्सिलोना व्हेन अ वैन वाज प्लाउड ओवर पीपल, दैट इज द थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल, दे डाइड ऑन द स्पॉट। वो सीधे सीधे गाड़ी के सामने आ गए, सीधे सीधे टायर्स के नीचे आ गए, और 14 लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड। 14 people died right away and 100 people got injured, guys. तो सोचो ये घटिया किस्म का अटैक हुआ था बार्सिलोना में। Now, this is Spain's worst terrorist incident since the Madrid train bombings of 2004. ये जो है स्पेन का कोई भी डेवलप्ड किस्म का इंसान ये नहीं कर सकता। No developed person, no developed human being can have this. Only someone who is following a pathetic thinking, who is having a pathetic view or pathetic belief is going to do this. कोई भी डेवलप्ड इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता है। वही लोग कर सकते हैं जो कि बहुत ही घटिया किस्म की सोच रखते हैं, घटिया चीजों में बिलीव करते हैं और घटिया चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है? जो कि कह सकते हैं आप ऐसी घटिया चीज है जो कि जानवर भी अप्रूव ना करे। एनीवे, नाउ द थिंग इज दैट ये जो हमला हुआ वहां पर स्पेन में, ये 2004 से देखा जाए तो उनके जो ट्रेन बमिंग हुई थी उसके देखा जाए तो उससे अब तक सबसे घटिया किस्म के यहां पर ये हुआ है हमला। सो दिस इज स्पेन्स वर्स्ट नाइटमेयर एवर सिंस द bombings that happened in the Madrid train of 2004. Now anyway, the Islamic State has expectedly claimed responsibility. The plot appeared to be a multi-site and number religion of peace it is not something like this. तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जबरदस्ती का एक स्टैंप लगा करके जो है, ना तो खुद लोग गलत, मतलब नॉट ओनली आर दे व्हाट यू से गिविंग अ बैड नेम टू इस्लाम, बट दे आर जस्ट गिविंग एन एक्सक्यूज। इस्लाम नेवर प्रमोट्स एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो इस्लाम कभी भी ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करता। ये सिर्फ एक घटिया सा एक्सक्यूज है जो ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू किल पीपल। एनीवे, नाउ द इस्लामिक स्टेट जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अभी ऑलमोस्ट टूट चुका है और बहुत ही जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा दुनिया से, तो इसने जो है अपॉर्चुनिटी ये बोला है कि ये हमने जो है करवाया है अटैक, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ लोन वुल्फ अटैक। मतलब देयर वाज नो एक्चुअली नो कोऑर्डिनेशन, तो किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था, और इस्लामिक स्टेट ने ये जो कि देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल, एंड दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ लोन वुल्फ अटैक कंडक्टेड बाय अ सिंगल पर्सन, एंड हु एक्चुअली was pledging his honor to Islamic State one. Well, Islamic State is an organization which is going to get finished very, very soon, terrorist organization. Anyway, अब आगे समझते हैं यहाँ पर। Now, this hints at meticulous planning, ठीक है? अब इससे क्या है मेटिकुलस प्लानिंग, मतलब आप समझ जाओ बहुत ही अजीब किस्म की, क्या समझ सकते हो आप, बहुत ही गहरी किस्म की और गंदी किस्म की प्लानिंग यहाँ पे हुई है। सो दिस हिंट्स एट मेटिकुलस प्लानिंग। द पुलिस हैव लिंक्ड द वैन अटैक इन बार्सिलोना's Las Ramblas area to an explosion the previous evening that ripped through a home and killed one person in a town 200 kilometers south of Barcelona. Authorities also saw connections to a second vehicle after the attack occurred in the resort of town of Cambrils south of Barcelona. तो ये देखा जाए तो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये लोन अटैक था, लेकिन ये लोन वुल्फ अटैक नहीं था। मैं चाहूंगा कि मुझे यहां पर ले आया जाए फुल स्क्रीन पर। इज इट पॉसिबल? कैन आई कम टू द फुल स्क्रीन गाइज?
नो, डोंट चेंज इट, ब्रिंग मी टू द फुल स्क्रीन। चेंज मत करिए, मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आइए। थैंक यू। ओके, अब देखो क्या चीज है, ये था हमारा ये पर्टिकुलर जो अटैक था, वैन अटैक, ठीक है। अब वैन अटैक ये था 2000 किलोमीटर 100 किलोमीटर साउथ में जो है एक घर में देयर वाज अ ब्लास्ट इन अ पर्टिकुलर होम, ठीक है। और साथ ही में देखा जाए तो एक दूसरा वेहिकुलर अटैक ऑल्सो हैपेंड, ठीक है, अनदर वैन अटैक हैपेंड। तो ये जो पूरा टेरर अटैक था, ये पूरा ट्रायंगुलर अटैक था, इट वाज नॉट अ लोन वुल्फ अटैक। पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहां पर वंस अगेन द इस्लामिक स्टेट इज ट्राइंग to make sure that people get scared and we can conduct such attacks right away. All of this, you know, actually it was a link of attack. It was a series of attack. So this particular attack of that happened in the van, that happened. Along with that, one day before, a blast took place 200 kilometers south of Barcelona. Over there, you know, that was also linked with it. And the same way, another van attack took place at some place other at the same city of Barcelona. And these were all related. So why Islamic State is trying, now can we please bring the PPT back? तो अब इस्लामिक स्टेट ऐसा क्यों कर रहा है? इस्लामिक स्टेट इसलिए कर रहा है ताकि लोगों के अंदर डर आ जाए और लोग ये समझे कि हम जहां चाहे वहां किसी को भी भेजकर अटैक कर सकते हैं। सो व्हाई द इस्लामिक स्टेट इज डूइंग लाइक दिस? बिकॉज दे वांट टू स्ट्राइक पैनिक इन द हार्ट ऑफ पीपल एंड दे वांट टू टेल एवरीवन दैट वी आर नॉट गेटिंग वाइप्ड आउट। वो बोलते हैं ना कि बुझने के पहले दिया फड़फड़ाता है। So this is their wipe off moment and very soon they'll be wiped off the world. So they are just trying to defend themselves. Now, can we have the PPT back? Thank you. Okay, so guys, before we move forward, thank Computer Ji once again. एक बार उनको आप thank करिए because इतने अच्छे से वो coordinate कर रहे हैं. So please type TY Computer Ji. Come on guys. Type thanks Computer Ji. Come on guys. Type thanks Computer Ji. चलिए बहुत बढ़िया. Now, This hints at the meticulous planning, हम बोल चुके हैं, आगे जा भी चुके हैं। तो that occurred in the resort town of Cambrils, south of Barcelona. Okay, अब ये जो अगला जो वेहिकुलर अटैक हुआ था, ये असलियत में हुआ था कहां पर? रिजॉर्ट टाउन ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि बार्सिलोना के और भी साउथ में है, राइट? सो द अनदर वेहिकुलर अटैक टुक प्लेस, यू नो, इन अ रिजॉर्ट टाउन ऑफ कैम्ब्रिज एंड दैट वाज साउथ ऑफ बार्सिलोना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं। Okay, now with at least one attacker, the driver of the van, said to be at large, the Spanish government is likely to be grappling with the same question as its counterparts elsewhere in the Europe. What options are available to law enforcement to thwart attacks? So, okay, using easy to obtain vehicles to grab the headlines. अब देखा जाए भाई, अभी भी एक ड्राइवर जो है, वैन का एक ड्राइवर जो है नहीं मिल पाया है और वो अभी भी भाग रहा है। तो ये सब जो है, ये सिनेरियो को सोचते हुए स्पेनिश गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम ऐसा क्या नियम बनाएं और हम क्या करें जिससे कि आसानी से ये जो गाड़ी लोगों को मिल जाती है, उससे वो लोग जो हमला कर रहे हैं तो इन हमलों में हम कमी लेके आ सके। सो द स्पेनिश गवर्नमेंट is thinking that what can they actually do, you know, because of which they can actually stop these attacks or put a break on these attacks. कुछ लोग यहां पर बफरिंग करे जा रहे हैं। भैया तुमको बर्फी चाहिए तो बर्फी खा लो, देयर इज नो बफरिंग, जस्ट click reload. Come on guys, you want to become bank POs, right? Use some brain, click reload, right away it'll be okay. Anyway, now the thing is that, you know what, so अब आगे समझते हैं। Over the past year, the weaponization of vehicles has increasingly become the tactics of choice for extremists. It was used in London, March and June 2017, at least 12 killed. Stockholm, April 2017, 5 killed. Berlin, December 2016, 12 killed. And Nice, जुलाई 2016, 86 killed. अब देखा जाए तो व्हीकल अटैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ये इनफैक्ट ये ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो व्हीकुलर अटैक है ये पैटर्न किस्म का बना हुआ है हमला करने के लिए, एकदम वेपन ऑफ चॉइस बना हुआ है यूरोप में। क्यों? सबसे पहले तो भाई लंदन में ये इस्तेमाल हुआ था मार्च एंड जून 2017 में, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। स्टॉकहोम में इस तरह का हमला हुआ था अप्रैल 2017 में, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही में बर्लिन में भी इसको इस्तेमाल किया गया था दिसंबर 2016 में, जहां पर 12 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही में नीस में भी इसको जुलाई 2016 में इस्तेमाल किया गया, जहां पर 86 लोगों की मौत हुई थी। सो गाइस, vehicular attack has become what do you say, it has become something, a series, in fact a favorite choice for the terrorist. Anyway,
if indeed it is established that the IS was behind the Barcelona attack, even if only as an inspiration and not in terms of planning or execution, this would call for a renewed focus on containing the jihadist groups' recruitment agenda in Europe. अगर ये establish हो भी जाता है कि IS सिर्फ इंस्पायर, इस्लामिक स्टेट ने सिर्फ जो है इंस्पायर किया था इस पर्टिकुलर हमले को, तो भी देखा जाए तो हमें यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इस्लामिक स्टेट का यूरोप में, इस पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा और ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. So even if it gets established that the Islamic State was behind the Barcelona attack and only just as inspiration and not providing training, not providing training or execution, still, you know what, it is going to make the focus more, it's going to make us focus more on limiting or containing the jihadist groups recruitment agenda in Europe. So guys, यही दो articles थे जो कि कल और आज के मैंने उठाए थे. If you want to read more about the Hindu editorial articles, then you can use the link given in the description of the video. There's a PDF link. Use that PDF link and check out the editorials of today and yesterday. Tomorrow is Sunday and after Sunday is Monday. तो कल का जो और मंडे का आर्टिकल होगा वो मैं मंडे को ही डिस्कस कर लूंगा. I hope guys that you had fun in understanding this article. I hope guys that you had fun in, watching this editorial analysis. And if you had so much fun, then do read the actual articles which are there, except these articles as well, using the free Hindu editorial PDF link given in the description of the video. Now anyway, well, that was all from me in this session. Very soon, Mukesh Sharma sir will be coming for you and telling you some very important concepts of computers, और ऐसी चीजें हैं वो जो कि शायद आपको नहीं पता है और मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होंगी, तो इसीलिए उस शो को जरूर देखिएगा. Well, as of now, what I'm just gonna say, have a very good weekend. अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से मौज मस्ती भी करना, and you know what, keep watching Adda247 because with us, government job is right there in your pocket. Peace out.